मतलब मेरा जन्म ही हुआ है समझ लीजिए टीचिंग के लिए। इंजीनियर है, हम खुद ही मिस्त्री हैं, हम खुद ही रेजा हैं, खुद ही कूली हैं। तो गवर्नमेंट जो है स्कूल में बच्चे लाने के लिए कर क्या है? कुछ नहीं। खिचड़ी खिला रही है बच्चों को। सरकार चाहती नहीं है कि आम लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि अगर आम लोग एजुकेट होते हैं तो सरकार के ऊपर ही दबाव बनाते हैं। ये जंतर मंतर में भी दबाव बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल झारखंड के जयपाल मुंडा स्टेडियम में भी ये दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं भी, सरकार ही नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े और हम सरकार से सवाल पूछ सके, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। चाहे आप घूम फिर के झारखंड के ही किसी यूनिवर्सिटी में आते हैं, जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी, जो कि खुद 1.5 साल पीछे चल रही है, मतलब अभी भी 2024 के ही एग्जाम दे रहे हैं बच्चे। और मैं झारखंड गवर्नमेंट का और बाकी लोगों का शिकार नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं ये सोच समझ के बताऊंगा। नहीं, काफी कमेंट सेक्शन में बढ़ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में। और आज की हमारी नई शुरुआत ये है कि हम हर हफ्ते ये प्रयास करेंगे कि आप लोगों को हमारे टीचर्स के बीच की बातचीत, हम खुद क्या सीखते हैं, खुद क्या सिखाते हैं, हमारी क्या सोच है टीचिंग को लेकर, और अन्य तरह की भी बातचीत हम आप लोग तक पहुंचा सके। ये आप छोटी सी पॉडकास्ट भी समझ सकते हैं या बातचीत भी समझ सकते हैं, जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर अच्छी लगेगी ये सीरीज तो आगे भी कंटिन्यू रहेगी और देखते हैं कैसे जाता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए बातचीत के सीरीज में, एक नए पॉडकास्ट के तौर पर। तो हमारे साथ आज हैं अमित सर, जो जी नमस्ते, जो कि हमारे यहाँ के मैथ्स टीचर हैं, जय सर जो कि फिजिक्स टीचर हैं, हेलो, और मैं विकास सर जो कि कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, कंप्यूटर साइंस आईटी का टीचर हूँ। तो मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा और जानूँगा कि क्या कैसे एक टीचर की लाइफ होती है, क्या प्रॉब्लम्स है, इनके क्या थॉट प्रोसेस है, मेरी क्या थॉट प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि इसमें मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लोग ठहरे जिंजी और मैं एक मिलेनियल। तो ये जुगलबंदी बहुत कम देखने को मिलेगी आप लोगों को, जिंजी और एक मिलेनियल की जुगलबंदी, कि कैसे मिलेनियल किस टाइप से सोचते हैं चीज़ों को, जिंजीस किस टाइप से सोचते हैं चीज़ों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम। और सबसे पहले मैं अमित सर का मैं कुछ व्यूज़ जानना चाहूँगा कुछ मैटर्स पे, फिर बीच बीच में जय सर के पास भी आएंगे, मैं भी अपने कुछ व्यूज़ दूंगा। तो सबसे पहले मैं अमित सर का इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि अमित सर ने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या कर रहे हैं फिलहाल लाइफ में, क्या गोल है इनका, इनका ड्रीम जॉब क्या हो सकता है, और अभी किस टाइप से वो टीचिंग को देखते हैं। तो अमित सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार मातो है। मैं कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में मैथ्स पढ़ाता हूँ। मेरा अगर अपनी बैकग्राउंड देखूँ तो मेरा बैकग्राउंड बीएससी मैथ्स तक हुआ है, बीएससी किया हूँ मैं, और लगभग 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इंटर साइंस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस 2020 से, तब से लेकर आज तक मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारे अमित सर हैं जो मैथ्स बहुत ही थियोरेटिकली जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आई डोंट थिंक सो आसपास में हमारे कोई भी टीचर्स ऐसे मैथ्स को थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर पाते होंगे। उसके साथ है हमारे जय सर, जिन्हें भी टीचिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कम से कम इस 25-26 की उम्र में जय सर के पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में सिर्फ। सेम अमित सर के पास भी है। तो मैं जय सर के का भी इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में फ़िलहाल, और किस तरीके से देखते हैं अपने इस टीचिंग करियर को, और क्या उनके गोल्स है लाइफ को लेकर। तो जय सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयप्रकाश माथुर है। जैसे कि विकास सर ने मेरा तो एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है आप लोगों को। मैं इस कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में शुरुआत से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब से कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस शुरू किए हैं, हम तीनों यहाँ पे साथ में हैं। और मेरी भी पढ़ाई बीएससी है और फिलहाल मेरी बीएड की डिग्री चल रही है। और साथ में मैंने अभी
सीटेट का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया। आप लोग को शायद नहीं पता होगा, सीटेट जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो भी मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है। और शुरुआत से ही मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स मेरा पहले से ही फिजिक्स में काफ़ी रुचि रहा है। अब मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो प्रैक्टिकल नॉलेज की काफ़ी कमी मुझे महसूस हुई थी। तो मैं उसी कमी को पूरा करना चाहता हूँ, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकूँ, साथ ही थ्योरेटिकल नॉलेज तो प्रोवाइड कर ही सकूँ, साथ ही जो प्रैक्टिकली नॉलेज जितना हो सके मैं उन्हें प्रोवाइड कर सकूँ। और इसी विज़न के साथ हमने इस कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस की शुरुआत भी की थी कि बच्चों को हर एक तरह का कॉन्सेप्ट दिया जा सके, हर एक सब्जेक्ट का उसका फाउंडेशन क्लियर किया जा सके, जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके उनका। और इसी विजन के साथ अभी भी हम लोग इसी विजन के साथ चल रहे हैं। तो ये है हमारे जय सर और अमित सर, उनका बैकग्राउंड तो आपने जान लिया। मैं बता दूं कि मैं BCA कर चुका हूँ और मैं जो पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस, अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, इन सारे लैंग्वेजेस में मैं बहुत अच्छा हूँ। और मैं इन लैंग्वेजेस को बहुत ही सरल तरीक़ों से स्टूडेंट्स तक पहुँचाता हूँ कि आज के जो हमारे बच्चे हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि कोडिंग हमारे लाइफ में किस तरीके से घुस चुकी है। हर एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, हर काम के बदले वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोडिंग से बनी होती है। और कितनी ज़रूरी है आजकल की लाइफ में कोडिंग सीखना। इसी वजह से मैं उन सबको इनका महत्व बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन मेरा अमित सर से ये है कि सर, अभी जो हम ये देख रहे हैं कि झारखंड में पिछले 10-12 सालों से ना तो टीचिंग की कोई वैकेंसीज है, ना तो हमारे पास किसी को इतना फीस मिलता है कि जिंदगी भर का जीवन यापन हो सके, जैसे दिल्ली मुंबई के टीचर्स कमा रहे हैं। ऐसा क्या मोटिवेशन है आपको कि आप लोग लगे हुए हैं पिछले 6-7 सालों से? ना तो बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट है इसका, ना तो फिर इसमें इतना हरासमेंट है, फेलियर होने का इतना खतरा है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल कर जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे आ जाती है, ट्यूशन टीचर्स पे, कि स्कूल में भले कुछ ना पढ़ाया गया हो, स्कूल 4-4 हज़ार की फीस ले रहा है, पर एक ट्यूशन टीचर जो सिर्फ 400 रुपया 300 रुपये में पढ़ाता है, उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बात पैसों की नहीं है, फिर भी उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इन सब के बावजूद भी आपने जो ये करियर चूज किया है कि टीचिंग का, कि मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या चीज़ आपको ये मोटिवेट करती है कि भाई मुझे पढ़ाना चाहिए, या कैसे क्या चीज़ है? जी विकास सर, मैं जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे को पढ़ाने का इंटरेस्ट बचपन से ही अच्छा इंटरेस्ट था। और जैसे मैट्रिक के बाद से ही मैं पढ़ाना चालू किया हूँ और तभी से लेकर आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है, जो कि गणित है, मैथ्स है, वो पढ़ाने में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगता है। बच्चों को मैं अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ मैथमेटिक्स। और ऐसे क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है कि भाई इतनी कम पैसों में भी मतलब आप लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे से क्लास ले रहे हैं और ना शाम के 8 बजे तक पढ़ा रहे हैं? ऐसे क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है कि नहीं ये करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं नहीं सीख पाया बहुत अच्छे से, वो चीज़ आगे के जनरेशन को सिखाया जाएगा? ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, फील्ड तो कई हैं जिसमें हम अपना जॉब कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एज ए टीचर एक अच्छा एजुकेटर बन के बच्चों को सिखा सकता हूँ। वैसे तो जॉब दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन टीचिंग का जॉब हर कोई नहीं कर सकता। कितना नॉलेज है किसी पे उससे डिपेंड नहीं करता है। ये बच्चों और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो बीच में कॉम्बिनेशन है, ये ज़रूरी होता है। और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं टीचिंग से अच्छा दूसरा कोई जॉब नहीं कर सकता। मैं सबसे बेस्ट, अगर मैं मतलब मेरा जन्म ही हुआ है समझ लीजिए टीचिंग के लिए। वाह, ये होती है मोटिवेशन, ये होती है कहानी। ये ऐसे जब आप सुनते हैं तो लगता है आपको कि भाई वाह, मतलब ये कुछ अलग है कि भाई मुझे लगता है कि मैं पैदा ही इस काम के लिए। और अगर किसी को ऐसा लग गया
कि मैं इस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, तो भाई उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो यही सेम क्वेश्चन मैं जय सर के लिए भी कहना चाहूँगा कि जय सर, आपको क्या ऐसा मोटिवेट करता है चीज़ें कि आप भी लगे हुए हैं, सुबह पढ़ा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं खुद के, फिर वापस आ रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेट, क्योंकि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो बहुत सारे तरीके हैं, और ना तो इसमें ज़्यादा पैसा है, ना तो झारखंड गवर्नमेंट जैसे कि मैंने कहा आपको वैकेंसीज निकाल रही है, तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको ऐसे मोटिवेटेड रखती है? मैं इसके लिए आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। ये कक्षा 8 की बात है, जब मैं क्लास 8 में था। मेरे एक मैथ्स टीचर थे। उन्होंने मुझे ऐसे अचानक से खड़ा किया और उन्होंने मुझे एक मैथ सॉल्व करने के लिए बुलाया, ठीक है। तो मैं ना तो क्वेश्चन ठीक से देखा था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बातें करने में थोड़ा बिजी था, तो टीचर वही देख के मुझे खड़ा किया और मुझे बुलाया। मैं उस टाइम पे मेरा मैथ्स बचपन से ही काफ़ी ठीक ठाक रहा, मैथ्स और साइंस ठीक ठाक रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आता था। तो मैं उठा और जाके सीधा सॉल्व करने लगा, ठीक है, और पूरा मैथ मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर भी आ गया। तो उस टाइम पे मेरे क्लासमेट थी, लड़की थी, जो कि हमको बोली थी उस टाइम पे कि तुमको टीचर बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से मैथ सॉल्व कर देते हो, समझा भी पाते हो, तो एज ए मैं तुम्हें वो टीचर वाली क्वालिटी तुम्हें देखता हूँ, तो तुम्हें टीचर बन जाना चाहिए। तो तभी से कहीं ना कहीं मेरे मन में वो था कि हाँ, मुझे शायद इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। और उस टाइम से फिर बच्चों के प्रति एक लगाव भी होता है, जिस वजह से मैं इस फील्ड में आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस देवी जी के, जिन्होंने इंस्पायर किया हमारे जैसा को टीचर बनने के लिए। मैं उनका नाम तो नहीं जानता, पर अगर वो देख रहे होंगे वो वीडियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका। और जिस तरीके से आपने ये समझाया कि आप टीचर बन सकते हैं, और नज़र में फ़र्क तो है आपकी, आप जौहरी हैं, हीरा पहचान लेते हैं आप। नेक्स्ट मैं अमित सर से ये जानना चाहूँगा कि अमित सर, ये जो आजकल सारे लोकल टीचर्स हैं जितने भी, वो जो एक सिंगल टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, मैथ भी, फिजिक्स भी, कंप्यूटर भी, बायो भी, केमिस्ट्री भी, और कम पैसों में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, कम पैसों में पढ़ाते हैं, 400-500 जो भी फीस लेते हैं उनको। और वो जब तक 9-10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तब तक तो बहुत अच्छा है कि ठीक है, चलिए आप 9-10 तक उतना डीप में नहीं जाना होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, तो ठीक है। पर ये जो 11-12 के बच्चों को, ये ऐसे टीचर होते हैं जो सारे सब्जेक्ट अकेले पढ़ाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब ऐसे टीचर्स का जो विद्यार्थियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि कुछ लॉस होता है कि बिल्कुल सही है? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि क्योंकि एक टीचर तो सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता है। हम कितने IITs के टीचर्स को देखते हैं, NV सर, अलक पांडे, अभिनव सर, इन जो टॉप के इंडिया के टीचर्स, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है ना, कोई कंप्यूटर पढ़ाता है, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाता है। पर ऐसे लोकल टीचर्स जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे अगर हम लोग देखें कि हर टीचर का अपना एक बैकग्राउंड होता है। जैसे मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, मैं BSc किया हूँ मैथ्स में ही, तो हर टीचर की अपनी एक बैकग्राउंड होती है और हर सब्जेक्ट में एक अच्छी पकड़ होती है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वैसे अगर कोई टीचर है जो सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक तरीके से काम चला वाला पढ़ाई हो रहा है, जिसमें बच्चों को क्या होता है कि कम फीस में अफोर्ड कराते हैं और उससे एक भेड़ बकरियों की तरह झुंड में चले जाते हैं। उससे जो भी टीचर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो किसी एक सब्जेक्ट में ही उसका बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, उसका सब्जेक्ट में क्लियरिटी रहेगा। जैसे अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर है तो उनको केमिस्ट्री अच्छा है, केमिस्ट्री वो अच्छा समझा सकता है, लेकिन वही मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। बस वो किसी तरह से काम चला वाला पढ़ाई होता है। मैं इसमें कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ।
अगर कोई टीचर मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट में अगर परफेक्ट ना भी हो, ठीक है, तो वो मेरा मानना है कि वो खुद को परफेक्ट बना सकता है, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट में खुद को परफेक्ट नहीं बना सकता। एक कोई अगर एक सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है तो उसमें वो रिसर्च करके पहले से प्लानिंग करके वो उन सारी चीज़ों को वो क्या कर सकता है, परफेक्ट बना सकता है। लेकिन सारे सब्जेक्ट में ये चीज़ करना मुश्किल है, और सिर्फ पढ़ाना एक टीचर का काम नहीं है, उसके बाद उसका आपका मूल्यांकन करना, उसके लिए टेस्ट प्रिपेयर करना, टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना, या फिर कोई अगर आप प्रैक्टिकल जैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, प्रैक्टिकल के थ्रू अगर कोई चीज़ें समझाना, तो ये सारा चीज़ें करना जो है एक इस तरह एक ही टीचर पे बहुत ज़्यादा आई थिंक बोझ आ जाता है, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों पे भी पड़ता है, वो भी भुगतते हैं इसका खामियाजा, क्योंकि एक टीचर इतना सारा चीज़ें कैसे कर सकता है। वो बस क्या प्रोवाइड कर सकता है बच्चों को, एक थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, नोट्स प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि बच्चे देख देख के लिख लेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दिए, उसके अकॉर्डिंग फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स भी बोर्ड में आ गए, लेकिन फिर भी जो बेसिक नॉलेज है, जो फंडामेंटल्स है, वो क्लियर नहीं रहता बच्चों कहीं ना कहीं। जी देखिए, मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है, पर मुझे जहाँ तक लगता है ये जो झारखंड में मीडियोकर रिजल्ट आने का जो कारण है, जो एक मीडियोकर रिजल्ट आता है कि 45 से 60-62% तक बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको साइंस में। किसी भी स्टूडेंट का आप पूछ लीजिए कि कितना परसेंट है, 60%, 48%, 55%, साइंस में खास करके। ये जो मीडियोक्रिटी का नतीजा है वो यही कारण है, क्योंकि एक टीचर यहाँ सब कुछ पढ़ाने का ट्राई कर रहा है। क्योंकि उसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए, वो दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाता है, और उस 1 घंटा में ऑफिस से बात है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो 500-600 में भी अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो ठीक ठाक हो जाता होगा उसका। पर इस वजह से ना तो स्टूडेंट अपना बेस कवर कर पाते हैं, क्योंकि 11-12 बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है आपका। 11-12 इसलिए ताकि आपका बेस मजबूत हो। आप जब घर की नींव बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो चाहते हैं कि नींव मजबूत हो, तो 11-12 आपकी करियर की नींव है। और अगर आप नींव ऐसे इंसान से कराते हैं कि जो भाई खुद ही इंजीनियरिंग, हम खुद ही इंजीनियर हैं, हम खुद ही मिस्त्री हैं, हम खुद ही रेजा हैं, खुद ही कूली हैं, तो ऐसे में दिक्कत होता है आपको। फिर आपको मीडियोक्रिटी टाइप का घर मिलेगा, आपको पता नहीं कि ये कब तक टिकेगा, कब तक नहीं टिकेगा, और आप जिंदगी भर शिकायत करने लगते हैं कि भाई अच्छा से हम समझ नहीं पाए, इंटर में ये नहीं पाए। फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो आपको वही सारा कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी आपको इंटर से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इंटर में जो पढ़े थे बताइए। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी गए तो ग्रुप डी वगैरह को छोड़ के, पर जनरली आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो वही, फिर आपको अपना वही याद आता है कि ठीक से पढ़े नहीं। मे भी बहुत रीज़न ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ठीक से पढ़ना चाह रहे थे, पर आपको ठीक से पढ़ाने वाला नहीं था। और यही कारण है कि झारखंड में इतनी मीडियोक्रिटी है कि स्टूडेंट इंटर के बाद कहीं खो जाते हैं। इंटर के बाद स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं किस में अच्छा हूँ, मैं किस में नहीं हूँ अच्छा, क्या मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, क्या मैं कंप्यूटर्स में अच्छा हूँ, क्या मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, क्या मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, और ये कन्फ्यूजन आगे चल के उनके करियर में बहुत ही अहम रोल अदा करती है, उनके करियर को एक सही दिशा नहीं दे पाती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंटर से ही आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको ऐसे जगह पे पढ़ना चाहिए जहाँ पर फिजिक्स का अलग क्लासेस होता हो, केमिस्ट्री का अलग क्लासेस होता हो, मैथ्स का अलग होता है, कंप्यूटर का अलग होता है, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का जहाँ अलग क्लासेस होता हो। और मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कोचिंग में सारे अलग टीचर्स हैं। जनरली आप जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे वहाँ पर भी आप यही देखेंगे कि ये है। और अगर 200-300 रुपये का फीस डिफरेंस है, अगर कहीं आपको 600 लग रहा है और कहीं आपको 800-900 लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं अगर 4 टीचर मेहनत कर रहे हैं तो 200-300 रुपये आपसे ज़्यादा लेंगे। तो ये सोच के कि 300 रुपये ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से आप अपना इंटर को ही पूरा बर्बाद कर देंगे, अपना फ्यूचर में जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी, जो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली, उसी को पूरा बर्बाद कर देंगे। वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। तो मेरे ये थॉट्स हैं कि
इन झारखंड में जो मीडियोक्रिटी हो रही है इंटर में इतना रिजल्ट में कि बाहर जाके बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बिहार के बच्चे आईआईटी निकाल लेते हैं, कहीं हर जगह के बच्चे आईआईटी में टॉप करते हैं, पर झारखंड के बच्चे इसीलिए ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि ये जो मीडियोक्रिटी है, एक ही टीचर के पास सब कुछ, हम सबको आता है, हम सब कर लेंगे, ये जो है इसी वजह से नहीं है। ये मेरे थॉट्स हैं जो कि है ना, हो सकता है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हो सकता है मेरे थॉट्स बहुत लोगों को अच्छे ना लगे, बहुत लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है गलत भी, पर ये मेरे थॉट्स हैं। तो नेक्स्ट मैं जय सर से ये पूछना चाहूँगा कि जय सर, क्योंकि अभी आप कॉलेज में भी है, स्टूडेंट यूनियन में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड में, क्या जेपीएससी जेएसएससी में ही धांधली है या पूरा झारखंड के एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है? और गड़बड़ी है तो क्या गड़बड़ी है, मतलब क्या ये झारखंड कैसे सुधरेगा कि सिर्फ जेपीएससी में और जेएसएससी में ही गड़बड़ी है या फिर बाकी जगहों पर भी कहीं कहीं गड़बड़ी है? जय सर से मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले। एजुकेशन सिस्टम, अब क्या ही बोले, हमारे सिर्फ झारखंड का नहीं पूरे भारत का ही, दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट देख चुके हैं। तो फिलहाल मैं झारखंड के बारे में अगर बात करूं तो अभी जितने भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जरा खुद से सवाल पूछिए कि आप लोगों में से कितने बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। आई थिंक आप लोगों से बहुत कम बच्चे होंगे जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के अभी 10th पास आउट करके फिर इंटर वगैरह या फिर कुछ कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? हमारा एजुकेशन, शिक्षा तो हमारा एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो गवर्नमेंट ये हमको प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही? उसके अलावा आप अपने आसपास भी देखेंगे बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? अगर ये सवाल किया जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आता है कि नहीं, स्कूल में बच्चे क्यों नहीं। तो गवर्नमेंट जो है स्कूल में बच्चे लाने के लिए कर क्या रही है? कुछ नहीं, खिचड़ी खिला रही है बच्चों को। अब खिचड़ी वाला भी ना, ये फंडा ये भी पुराना हो चुकी है, इसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब बच्चों को खिचड़ी नहीं चाहिए, अब वो लोगों को और अच्छी पनीर चाहिए बच्चों को। सावन चल रहा है तो बच्चों को पनीर चाहिए। तो झारखंड सरकार से मेरा निवेदन है मिड डे मील चलाने वालों से कि बच्चों को पनीर दिया जाए। और तो हाँ, तो जय सर क्या बोल रहे थे? तो अभी अगर यही अगर गवर्नमेंट स्कूल के अपने आसपास जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का हाल देख लीजिए। हाँ, एक तो टीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। आप मिडिल स्कूल है या फिर हाई स्कूल है, उसमें आप जितना स्ट्रेंथ होने चाहिए उससे 50% भी टीचर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तो जो गरीब परिवार है, वो जिनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास ऑप्शंस भी नहीं बचता है, वो लोग मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। और टीचर्स पर भी इतना ज़्यादा बर्डन डाल रही है गवर्नमेंट। कभी जनगणना के लिए उसको डाला जाता है, कभी इलेक्शन ड्यूटी में डाल दिया जाता है, कभी ये कभी वो, टीचर्स पे भी कभी बहुत सारे उन लोगों पे बर्डन डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से भी टीचर्स जो है प्रॉपर स्कूल में भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो जो कि बहुत ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा एकदम जड़ से वो ख़त्म करते ले जा रही है। और एक टाइम के बाद फिर जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं बचता है, तो फिर आगे वो क्या कैरियर चुने या फिर आगे क्या करे वो कुछ समझ में नहीं आता। फिर मजदूरी वगैरह करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो एक तरीके से हम कहें कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म का जरूरत है, पूरा जड़ से। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल को ऐसा बनाया जाए कि नहीं, बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल आना चाहिए। इस तरह से स्कूल्स को डिजाइन करना चाहिए। यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल्स को क्या किया जाता है, ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया जा रहा है। ऐसे में एजुकेशन आम लोगों तक कभी नहीं पहुँची। मैं भी सरकार चाहती नहीं है कि आम लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि अगर आम लोग एजुकेट होते हैं तो सरकार के ऊपर ही दबाव बनाते हैं। ये जंतर मंतर में भी दबाव बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल झारखंड के जयपाल मुंडा स्टेडियम में भी ये दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं भी, सरकार ही नहीं चाहती है कि
हमारे बच्चे पढ़े और हम सरकार से सवाल पूछ सके, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो। मैं किसी भी पार्टी से ये नहीं रखता हूँ, चाहे वो झामुमो हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। शायद सरकार हमेशा से नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग इंटेलेक्चुअल बने, ताकि घूम फिर के सरकार से ही सवाल पूछे जाए। इसीलिए आराम से आप मैया सम्मान योजना का लाभ उठाइए। 5 रुपए किलो फ्री का चावल गेहूँ आराम से खाइए, और मतलब चावल गेहूँ खाने का भी पैसा है, दारू नशा करने का भी पैसा दिया जा रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, आप कीजिए। और ये सब करके आप आराम से घर पे रहिए, कोई कहीं पे काम करने का, जॉब खोजने का, किसी से सवाल पूछने का जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पे रहिए। तो इसी मैटर में भी मैं अमित सर से भी पूछना चाहूँगा कि अमित सर, आपको क्या लगता है झारखंड के एजुकेशन सिस्टम पर? झारखंड का एजुकेशन सिस्टम तो वैसे बहुत ही गिरा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी जितने भी हाई स्कूल्स हैं उन सभी में 10+2 कर दिया गया है, और उनके पास टीचर्स ही नहीं है, ट्रेन टीचर भी नहीं है। और जो अभी तक जो चल रहे थे 10th तक, बस हाँ, जो टीचर 10th पढ़ा रहे थे वो जबरदस्त। अभी आप लोग 10th पढ़ा रहे थे, मतलब अभी आप 12th भी पढ़े, कल को ग्रेजुएशन होगा तो वो भी पढ़ा लीजिएगा, यही मतलब है। ठीक है जी, वही चल रहा है। अब जैसे कि जो भी बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ने आते हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ कि पढ़ाई कैसे होता है, तो उनका कहना भी यही है कि टीचर्स कभी कभी क्लास लेने भूल जाते हैं, उनको बुलाने पर आते हैं और क्लास लेते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का तो नाम नहीं ले सकता इस पॉडकास्ट में। आप गूगल कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीचर ऐसा करते हैं। तो सभी यही हाल है, सभी गवर्नमेंट इस पे ध्यान, एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं, क्योंकि हम, आपको पता है हमारे झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं वो खुद ग्रेजुएट नहीं है, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो यही हाल है, इसी वजह से हमारे सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही खराब है। अब गवर्नमेंट एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि आप जाके देखेंगे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही खराब है। अभी बारिश के सीजन में पानी टपकता है, तब अब यही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए एजुकेशन, क्योंकि जब तक कोई राज्य या कोई देश जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे डेवलप नहीं हो सकता। मेरे जो इस पे थॉट से जितना मैंने नोटिस किया है वो ये है कि मुझे सब पता नहीं मैं कितना सही हूँ, पर मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, शायद झारखंड में 1 से 9 तक के बच्चे फेल नहीं हो सकते। जी जी, 1 से 9 तक हर कोई पास है। तो अगर 1 से 9 तक हर कोई पास है, सरकार 10th में बोलती है कि क्या पढ़े हो बाबू, तो उसको बोलते हैं सर आप तो पास करा दिए हैं 1 से 9 तक, 10वीं भी पास करा दीजिए वैसे ही। तो फिर 10वीं पास नहीं कर पाते हैं, 1-2 साल ट्राई करते हैं, फेल कर जाते हैं। फिर अगर 10वीं भी किसी तरह से पास कर जाते हैं तो 11th-12th तो इतना आसान है नहीं, तो 11th-12th में भी प्रॉब्लम होती है उनको। और फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो क्या छोड़ देते हैं, घर से भी सपोर्ट नहीं है। आपका एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि 1 से 9 तक फेल नहीं, 10वीं में फेल है ना। मतलब ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो आपको हर क्राइम माफ है आपके पास, पर जैसे आप 18 साल के हो जाते हैं तब तक बोला जाता है कि देखो बाबू घर से बाहर निकलना भी अब क्राइम है। तो ऐसे तो कैसे ही चलेगा। आपको अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फेल का तो एक सिस्टम होता ही है। आप फेल नहीं बोलिए, आप उसको कुछ और नाम दे दीजिए, और ताकि बच्चे को अच्छा लगे वो नाम सुनने में। पर आपको कम से कम डिग्रेड या कुछ वैसे करना ही चाहिए कि भाई अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो और मेहनत कैसे करेगा वो। ये एक मेरे को लगता है कि बहुत खराब पॉलिसी है झारखंड सरकार की तरफ से कि 1 से 9 तक। उसके अलावा ये जो जैक बोर्ड जब से बना है, मुझे बहुत खुन्नस है जैक बोर्ड से। 25 साल हो चुके हैं, 26 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट जैक बोर्ड के। ना तो इनके पास ढंग के सिलेबस है, ना तो इनके पास ढंग के बुक्स हैं। पता नहीं इनका बुक्स क्या क्या स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी फॉलो करना है कि क्या फॉलो करना है, इनको खुद नहीं पता है। अभी अगर आप क्लास 8 तक के मैथ्स बुक देखेंगे ना, पूरा मैथ्स के बस कहानियां लिखी हुई है। मैथ्स आप बच्चों का मैथ्स क्या करना, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में बहुत
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप उसको एक्सरसाइज दे देंगे, कहानियां सुनाते रहेंगे, तो फिर आपको मैथ्स कैसे आपका स्ट्रॉन्ग हो। शायद झारखंड सरकार लैंग्वेज और मैथ्स में कंफ्यूज हो जाती है कभी कभी। उनको लगता है कि हिंदी और मैथ्स बराबर ही तो है। सिर्फ झारखंड सरकार नहीं, एनसीईआरटी भी काफी हद तक इसी पीछे चल रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है सरकारें, गवर्नमेंट हमेशा से अब हम या तो दोष दे सकते हैं पुराने गवर्नमेंट को, ये कांग्रेस के टाइम में भी तो ऐसे ही था, तो फिर इसमें ऐसा है तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई अगर ऐसा ही है तो चलते रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, चलते रहेगा ऐसे। या फिर आप इसको आवाज उठा के रिफॉर्म करा सकते हैं इस पे। दूसरा जो प्रॉब्लम ये लगता है कि जैक का मेरे को कुछ नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, कि इनका बुक्स का कुछ अता पता नहीं है, इनके सिलेबस का कुछ अता पता नहीं है। कंप्यूटर साइंस में पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर साइंस का कहीं कोई सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सरकार बोलती भी नहीं है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ऊपर से हर साल फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में से एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे जो किसी भी बुक से नहीं मिलेंगे आपको। तो ये प्रॉब्लम है इंटर तक। और इंटर तक अगर आप रो के कुछ हो के दूसरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपको सरकार का क्या पढ़ाना है पता नहीं, घिस घुस के अगर दूसरे किसी बोर्ड से आप ये कर भी लिए, तो फिर जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो फिर आप वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में बोला जाता है कि आप तो जैक से पढ़े हैं, जैक में तो घूसखोरी चलता है, ये चलता है, तो आपको मेरिट में नहीं लिया जाता है। फिर आप घूम फिर के झारखंड के ही किसी यूनिवर्सिटी में आते हैं, जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी, जो कि खुद 1.5 साल पीछे चल रही है, मतलब अभी भी 2024 के ही एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, और अभी उनका सर्टिफिकेट में 24 में कंप्लीट हो चुका है, पर वो 26 में भी एग्जाम दे रहे हैं। जी सर, हम लोग अगर बात करें हम लोग का ग्रेजुएशन का जी पेपर 2 जो केमिस्ट्री, जो कि हम लोग का 2020-21 में होना था, हम लोग 2026 में परीक्षा हाँ, तो ये तो फिर भी एक चलिए जी पेपर है, गवर्नमेंट कभी कभी पेपर लेना भूल भी जाती है हम लोग का। 10 साल बाद याद आता है हमारे गवर्नमेंट को कि अच्छा एक पेपर आप देना भूल गए तो वापस आके दे दीजिए आप। उसके अलावा भी कोल्हान यूनिवर्सिटी ऐसा है कि 1.5-2 साल पीछे चलती है, और बहुत ज़्यादा ये पता नहीं कौन सा टेक्नोलॉजी है कि 1.5 साल पीछे है हमारी कोल्हान यूनिवर्सिटी। अब एग्जाम्स वगैरह में तो रिफॉर्म की बात बाद में आती है, हम यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं वो भी यूनिवर्सिटीज भी ऐसे हालत है। जब हम टीचर से कंप्लेन करने जाते हैं तो उन टीचर्स का जवाब ये रहता है कि हमारे खुद के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे खुद के बच्चे भी 1.5 साल है, हम क्या कर सकते हैं, मेरा खुद का सैलरी नहीं आया। तो ये सब क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना अंदर तक तो नहीं जानता हूँ, और ना ही शायद मैं इस सिस्टम में इतना अंदर तो हूँ कि क्या प्रॉब्लम, पर मुझे जो बाहर से ये प्रॉब्लम दिखती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे। तो ये जो झारखंड सरकार अभी हमारे साथ जो मजाक कर रही है पिछले 25 सालों से, और ये मैं सिर्फ आज के जेएमएन सरकार को ही नहीं, 25 सालों में जो भी गवर्नमेंट आई है हमारे साथ, तो ये जो मजाक कर रही है हमारे साथ, ये मजाक कब तक चलेगा नहीं पता। हमने लड़के तो ले लिया, हमारे बाप दादाओं ने लड़के तो ले लिया कि बिहार से अलग होंगे और हम थोड़ी उन्नति करेंगे, पर किस टाइप से उन्नति हो रही है ये तो अभी तक हम युवाओं को नजर नहीं आ रही है कि किस टाइप से उन्नति हो रही है। इस देश के इस राज्य के नेता खास करके क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। इस देश के ब्यूरोक्रेट्स जो बन रहे हैं वो 1.5 करोड़ 1-1 करोड़ का घूस दे के बन रहे हैं, तो वो तो पहले अपने पैसा देखेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट है उनका इनमें, इसमें तो पहले वो रिकवर हो, बाद में तो काम होते रहेगा, है ना। काम करने के लिए तो अगला जन्म भी ले सकते हैं, इस साल तो पैसा, इस जन्म तो पैसा रिकवर हो जाए, बस इतना काफी। तो ये ब्यूरोक्रेट्स भी है झारखंड में, का भी वही हाल है, और झारखंड का जो नेता मंत्री है उनका भी वही हालत है। तो ये मेरे थॉट्स हैं झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, और ये कैसे सुधरेगा ये मैं आगे किसी और वीडियो में सोच समझ के बताऊंगा, क्योंकि मैं झारखंड गवर्नमेंट क्या और बाकी लोगों का शिकार नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं ये सोच समझ के बताऊंगा। नहीं, काफी कमेंट सेक्शन में बढ़ जाएगा है ना, तो मैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखा जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल मैं जय सर से पूछना चाहूँगा फिर से कि ये जो हमारे अभी के टाइम में जो इतना मॉडर्न हो गया है, डिजिटल हो गया है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी के हाथ में लैपटॉप है, तो ये जो इतना ये मॉडर्न टाइम में
जो ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है अभी, बहुत सारे बड़े बड़े ऑनलाइन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर इतने सारे जो ऑनलाइन एजुकेटर्स से ऑनलाइन कंपनीज आ गई हैं, तो एक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ने और ऑफलाइन पढ़ने में क्या डिफरेंस है? आप खुद भी बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? पहला तो ऑनलाइन काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि हम इसे घर में आराम से बैठे हुए, आराम से बेड पे लेटे हुए हम क्लासेस कर सकते हैं। दूसरा, सस्ता भी होता है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है ऑनलाइन में एज कम्पेयर टू अगर आप कोई ऑफलाइन में क्लासेस ज्वाइन करते हैं। थैंक्स टू अलग सर, उनका बहुत हाथ रहा है सस्ता करने में ऑनलाइन को। अलग सर खान सर इन सब एजुकेटर्स का। उसके बाद अच्छे अच्छे जो एजुकेटर्स है वो जिनके पास बच्चे जा नहीं सकते हैं, उनको वो अपने घर में लाके एक तरह से वो अपने फोन में लाए हैं उनको, और फिर उनसे वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है जो कि एजुकेशंस को सिंपल बना रहे हैं। हर एक गांव, रिमोट एरिया में भी वो एजुकेशंस को फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी मुझे देखने को मिल रही है, जैसे कि एक डिसिप्लिन का। एक अगर वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट है, एक बच्चा है, तो फिर वो अगर टाइम पे सारे क्लासेस करता है, जो भी उन्हें टास्क दिए जाते हैं वो पूरा करता है, तो उस बच्चों के लिए लगभग ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि डिसिप्लिन नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक फिजिकल क्लास में आके वो अगर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़, काफ़ी सारा डिस्कशंस के थ्रू उनको समझाया जाता है। फिर वो यहाँ पे एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रखते हैं। फिर उनको जो टास्क दिया जाता है वो घर में जाके वो पूरा करके नेक्स्ट डे उसको वो दिखाना भी पड़ता है। तो ये सारे ऑफलाइन कोचिंग में ही आपको मिल सकती है, जो कि ऑनलाइन में आपको नहीं देखा जा रहा है कि नहीं आपने होमवर्क किया कि नहीं किया है। आपको कॉपी चेक करने वो फोन से निकल के आपका कॉपी चेक करने नहीं आ रहा है, तो ये कमी है ऑनलाइन में। तो मेरी प्रेफरेंस ये है, एटलीस्ट जो स्कूल स्टूडेंट्स है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है, मतलब क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि नहीं, आप जितना हो सके अगर पॉसिबल है तो आप कोई ऑफलाइन क्लासेस से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे आप बहुत सारा ऑफलाइन क्लासेस में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप टीचर से तो ऑब्वियस बात है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप खुद वो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में आप, हाँ, वो टीचर प्रैक्टिकल करके आपको दिखा सकता है, लेकिन आप उस पर इन्वॉल्व नहीं होते। आप बस वहां पे एक दर्शक की तरह बस उसको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो सिर्फ आप वहां पे दर्शक नहीं बनते हैं, उस पर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप वो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। और सबसे बड़ा जो लर्निंग होता है वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही होता है। बच्चे जब खुद एक्सपीरियंस खुद करके सीखते हैं, वही सबसे बड़ा लर्निंग। अमित सर, सेम क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको ऑफलाइन में जो अभी इतना ये है और ऑनलाइन का जितना बोलबाला है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, बहुत सारे रीजंस अच्छे भी होंगे उनके पास कि टाइम नहीं है, पर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन दोनों ही बढ़िया है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें, जो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन है उसके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज ऐसे बच्चे जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है जिनका, वो ऑफलाइन क्लासेस उनको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो पढ़ नहीं पाएंगे। हम ये देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे फिजिक्स वाले अलग सर का क्लासेस हो गया, एनबी सर का क्लासेस हो गया। क्लासेस तो ले लेते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट घट जाता है, फिर वो अपना जो पैसा लगाते हैं वो पैसा भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। तो हम चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक कर्मठ छात्र हैं तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मर्जी से कोई भी टीचर का पढ़ाई कर सकते हैं, और नहीं तो
आसपास जो भी ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ ज्वाइन करें। और मेरे अगर पर्सनल थॉट्स हैं तो मेरे भी यही थॉट्स हैं इस पे कि ऑनलाइन रहा ऑफलाइन के बाद अब फिर से आप ये कह सकते हैं कि सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं इसीलिए तो ऑफलाइन का अच्छा बात बोलेंगे। हाँ बोलूँगा ही मैं ऑफलाइन का अच्छा बात। पर अगर मैं रियल थॉट्स की बात करूँ तो देखिए अगर आप हाई स्कूल तक हैं मतलब 12th तक हैं तो आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए, क्योंकि 12th तक आपके पंख 12th में आपके 10th के बाद 11th 12th में आपके नए नए पंख निकले होते हैं और नया पंख निकला वो पक्षी तो बहुत जगह उड़ने की कोशिश करते रहता है। तो उसको वो सब्सक्रिप्शन लिया है और शाम को वो गया है बाइक में घूमने के लिए। सुबह 7 बजे से सर क्लास ले रहे हैं कहीं पर ऑफलाइन में ऑनलाइन में, वो मोबाइल ऑन करके रखा है और वो चला रहा है कहीं और। तो ये जो डिसिप्लिन का मामला है और जितना आपको सीखना चाहिए, जितना आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जितना आप अपने सहपाठियों अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ रह के सीखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको अकेले कमरे में बंद बैठ करके सीखेंगे। हाँ अगर आप में वो एक टॉपर वाला है कि भाई हम तो टॉप करेंगे चाहे कुछ भी हो, तो मे बी वो अगर पहले से ही है आप तो आप कर सकते हैं। पर उसके अलावा अगर आप देखें कि किसी दिन कुछ वजह से मिस हो गया, किसी दिन कुछ वजह से मिस हो गया, तो ये जो डिसिप्लिन का कमी होता है ये ऑफलाइन में नहीं होता है। होमवर्क बनाए नहीं बनाए आपको ऑनलाइन टीचर्स को क्या फर्क पड़ता है, 7,000 8,000 दे चुके हैं आप एक ही बार में, है ना। आप छोड़े आए नहीं आए आपके माँ बाप को वो ना फोन करेगा ना कुछ करेगा ना कुछ भी नहीं। टेस्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है किसी को भी कोई मतलब नहीं है आपसे। टेस्ट में भी तो आपका ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेस। और अगर आप 12th तक का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो आंसर राइटिंग वाला जो प्रैक्टिस है वो आपको ऑनलाइन में कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ वो ये सब तो यही सब की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह कोई बहुत बड़े बड़े टीचर्स के साथ ऑनलाइन पढ़ लीजिए, पर एटलीस्ट 12th तक, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कितना पढ़ना है, किस रास्ता जाना है, कहाँ जाना है। नया नया पंख निकला है, अभी आप उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो किसी भी पक्षी का भी होता है तो जब नया नया उड़ने का तैयारी होता है तो किसी के साथ उड़ता है। पहला ही दिन ऐसा नहीं होता है कि हम पंख तो 2 आगे हम खुद उड़ देंगे, नहीं, आप किसी के साथ बोलो किसी के साथ उड़ता है। तो आप भी अभी नया पंख निकला है तो 1-2 साल किसी के साथ उड़ लीजिए, फिर अकेले जहाँ जिस आसमान में उड़ना होगा आप उड़ लीजिएगा। तो मेरे थॉट्स इस पे ये हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में 12th तक आपको ऑफलाइन चूज करना चाहिए, उसके बाद आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं। हाँ तो ये था हमारा आज का बातचीत, आज का पॉडकास्ट। देखते हैं कि ये कैसे जाता है और आप लोग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि अगला पॉडकास्ट हम आप लोग के साथ, या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसकी क्वालिटी को और बेटर करें, हम लोग 2 कैमरा यूज करें, 2-3 माइक यूज करें, तो ये रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से रिस्पॉन्ड मिलता है हमें। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हमारी, आप चाहते हैं कि हम ऐसे और बातचीत करें, तो फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, कमेंट में कुछ भी बोल दीजिए कि वेरी गुड, हार्ट, कुछ भी ऐसे ये जो बनाने वाला होता है ये सब भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप कमेंट में। कुछ ऐसा कुछ कीजिए ताकि हमें पता चले कि भाई अच्छा लगा, तो हमें ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पसंद है तो भी बोल सकते हैं कि बंद कर दो, ये बहुत बकवास कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, चुपचाप पढ़ाइए, वो भी बोल दीजिए आप लोग, और हम मान लेंगे आप लोगों की बात। जैसा आप बोलेंगे आप हम लोग मान लेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि क्या करना है, मतलब हम क्या करें आगे। तो जैसा कुछ बोलना चाह रहे थे। इसके बाद एजुकेशन के लिए आपका क्या थॉट्स है, ये तो हमारे थॉट्स आपने जान लिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप एजुकेशन चाहते हैं, एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। तो सर एंगेजमेंट बढ़ाने का चक्कर है कि आप लोग पूरा कमेंट कीजिए, और हमारे अभी हर एक जगह पे जब क्रांति चल रही है तो हम अपने कमेंट सेक्शन में भी क्रांति क्यों ना लाएं। ये तो आपका जो भी ओपिनियन है आप जरूर कमेंट करें, ये तो एंगेजमेंट बढ़ाने वाले ही बात नहीं, हम कमेंट सेक्शन में क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, तो सभी जो है
जितने भी नेता मंत्री है झारखंड के, आप तय नहीं कर सकते हैं उन्हें अगर पूछिए कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम का आप सुधार ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो हमारे जय सर का बोलना है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन को जंतर मंतर या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम समझ लीजिए बिल्कुल। और कूद जाइए मैदान में, और जो भी चीज लड़ाई झगड़ा करना हो आपस में, आपको कौन सा गवर्नमेंट पसंद है नहीं पसंद ये सब भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। खुला है कमेंट सेक्शन आपके लिए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। पता नहीं आप में से कितने लोग बने होंगे भी या नहीं होंगे, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा भी या नहीं लगा, पर थैंक यू अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्द, नेक्स्ट बातचीत में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू।